हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 7th के लिए लाई हूँ हिस्ट्री का चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, यानी 1000 सालों के दौरान हुए चेंजेस या बदलाव। तो इसमें हम देखेंगे कि पिछले 1000 सालों के दौरान भारतीय इतिहास में क्या क्या चेंज हुए, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे मैप। सबसे पहले मैप में चेंज देखेंगे। ये एक मैप है जो 1154 में एक अरब जियोग्राफर था अल इदरीस, उसने बनाया था। ठीक है, इसमें जब हम इस मैप को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक तरीके से उल्टा बना हुआ है। ये हमारा साउथ इंडिया इसमें दिखाया गया है ये, और ये श्रीलंका है ऊपर की तरफ। जहाँ आजकल हम उत्तर भारत देखते हैं, इसमें वहाँ पर दक्षिण भारत दिखाया गया है। ठीक है, और दूसरा जो मैप है, एक जो दूसरा मैप है वो ये देखिए, ये दूसरा मैप है। ये काफ़ी कुछ हमारे जो आजकल का मैप है उसी से मिलता जुलता है। देखिए कितना सिमिलर है। ये श्रीलंका और ये सब, ये साउथ का पार्ट्स, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हम आजकल देखते हैं। ये बनाया था 1720s में, एक फ्रेंच कार्टोग्राफर था, ये उसने बनाया था। तो इस तरीके से कार्टोग्राफर, अब एक वर्ड आया कार्टोग्राफर, अ पर्सन हु मेक्स मैप, जो मानचित्र बनाता है उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। इन दोनों में अब हम चेंज देखते हैं क्या क्या है। पहली बात तो इसको इस तरीके से बनाया गया है। दूसरी बात मतलब ये उल्टा बनाया गया है। दूसरा जो इसमें चेंज है वो इसमें जो वर्ड्स हैं वो देखो, वो इसमें अरबी भाषा का यूज़ किया गया है। इसमें जो डिटेल्स दी गई है सब कॉन्टिनेंट्स की, तो जो उसमें लैंग्वेज यूज़ की गई है वो अरेबिक यूज़ की गई है। जबकि जो दूसरा मैप है इसमें इंग्लिश वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। इवन इसमें कन्नौज वर्ड जो यूपी में है उसका भी यूज़ किया गया है, हालांकि जो उसकी स्पेलिंग है वो इस तरीके से दी गई है। तो लगभग 600 साल में हम इतना अंतर आ गया। जो दूसरा जो मैप बना 1720s में, तो यहाँ तक आते आते हमारे पास इतनी सारी जानकारी इकट्ठा हो गई थी कि अब हम चीज़ों को बहुत अच्छे से मतलब आधुनिक रूप से दिखा सकते थे। तो ये तो था हमारा पहला चेंज जो हम देखते हैं। अब जो ये दूसरा वाला मैप था, इसको बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया। मतलब जैसे जो सेलर्स वगैरह होते हैं जो यात्रा करते हैं, उन्होंने इस मैप का यूज़ किया। यूरोपियन सेलर्स और मर्चेंट्स जो अपनी जब समुद्री यात्राओं पर जाते थे तो वो इस मैप के थ्रू काम करते थे। अब दूसरा जो हम चेंज देखते हैं, इस दौरान जो चेंज आया था वो था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मीन्स टर्म्स, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं तो वो टर्मिनोलॉजी कहलाती है। अब यहाँ पे जो हम एक वर्ड्स देखेंगे, जो हिंदुस्तान, पहला वर्ड है हिंदुस्तान। आजकल हम हिंदुस्तान यानी इंडिया, हिंदुस्तान से मतलब हमारा भारत ही तो है, लेकिन पहले इसके अर्थ अलग अलग होते थे। कैसे होते थे देखो, जैसे एक मिन्हास ए सिराज 13th सेंचुरी का क्रॉनिकल था। इसने पर्शियन में एक क्रॉनिकल लिखा था जिसका मतलब था, इसके लिए जो हिंदुस्तान का मतलब था, जो इसने वर्ड हिंदुस्तान यूज़ किया था, पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का मैदान, ये इसके लिए हिंदुस्तान था। थोड़े समय बाद अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड्स का जो यूज़ किया वो यहाँ की ज्योग्राफी, फौना और कल्चर को दिखाने के लिए यूज़ किया। अमीर खुसरो ने 14th सेंचुरी में इसके लिए हिंद शब्द का यूज़ किया। तो हिंदुस्तान शब्द का जो अर्थ है वो समय टाइम टू टाइम चेंज होता रहा। इसी तरीके से दूसरा वर्ड हम लेते हैं फॉरेनर। फॉरेनर क्या है? फॉरेनर हमारे लिए आजकल के मीनिंग में क्या है, जो भारतीय नहीं है, जो दूसरे देश से आया है वो फॉरेनर होता है। किंतु मिडिवल पीरियड में फॉरेनर कौन होता था? मिडिवल पीरियड में फॉरेनर वो होता था जो कि उस सोसाइटी का हिस्सा नहीं होता था, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे गांव से आया है और या फिर उस सोसाइटी और कल्चर से बिलोंग नहीं करता है, उसी को स्ट्रेंजर माना जाता था, जिसको कि हम परदेसी और अजनबी भी कहते थे। तो दूसरा चेंज ये आया। तीसरा चेंज जो हम देखते हैं वो हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। पहले क्या था, पिछले साल में जो तुमने बुक पढ़ी उसमें तुमने
गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। लेकिन अब इस बुक में तुम 700 से लेके 1750 तक के 1000 ईयर्स की हिस्ट्री को पढ़ोगे। इसमें क्या क्या चेंजेस आए। पहले जो लोग पहले के जो इतिहासकार थे वो स्टडी के लिए किस पे निर्भर करते थे। उस समय के जो इतिहासकार थे, जो तुमने पिछले साल में बुक पढ़ी, वो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करते थे। क्योंकि उस समय पेपर इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं था, तो लोग क्या करते थे, इन सब चीज़ों के ऊपर अपनी उनको लिखते थे, अपने अनुभवों को लिखते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो समय जिसकी हिस्ट्री अब आप अभी पढ़ोगे, अब इस समय तक जो पेपर वो वाइडली अवेलेबल हो गया था, आसानी से मिल रहा था अब हमको पेपर, जिसकी वजह से हम आसानी से उसका यूज़ भी कर पा रहे थे। अब क्या करते थे, अब पेपर पे होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स, रूलर्स के लेटर्स, सेंट्स की टीचिंग्स, पिटिशंस, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, सब कुछ हमारा पेपर पे होता था। और जो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, इनको अमीर लोगों के द्वारा और रूलर्स के द्वारा, मोनेस्ट्रीज़ के द्वारा और मंदिरों के द्वारा इनको आर्काइव्स में और लाइब्रेरीज़ में रखा जाता था, जिन पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती थी। बट अभी भी उनको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल था। अब देखो इसमें क्या चेंजेस आए। उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो ये बाई हैंड लिखी जाती थी। अब इसको ऐसे ही समझो कि जब हम किसी की राइटिंग हमें समझ में नहीं आती, जैसे तुम अपने किसी फ्रेंड्स की कॉपी से होमवर्क कॉपी करते हो, तुम्हें उसकी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो तुम अपने तरीके से उसकी जगह कोई और वर्ड लिख देते हो। तो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हम जब किसी चीज़ को कॉपी करते हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाते हैं। तो वैसे ही इसमें होता था, जो राइटिंग होती थी वो पूरी तरह से गैस पे आधारित होती थी, यानी कि हम उसमें अपने आइडियाज़ से भी कुछ वर्ड्स लिख देते थे, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल वो होता था, और जब उसकी 10-20 कॉपीज़ हो जाती थी, तो ओरिजिनल में और जो सबसे लास्ट वाली जो कॉपीज़ होती थी उसमें बहुत अंतर आ जाता था। कई बार तो ऐसा होता था कि जो ऑथर्स होते थे वो भी अपने उसको रिवाइज़ करते रहते थे। ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स डिफरेंट टाइम्स में। जैसे कि 14th सेंचुरी में जियाउद्दीन बर्नी था, जिसने पहले 1356 में एक अपनी क्रॉनिकल लिखा था, और उसके लगभग 2 इयर्स लेटर उसने दूसरा लिखा। लेकिन 1960s तक तो जो फर्स्ट वर्जन था वो मिला ही नहीं था किसी को, तो पता ही नहीं था कि एक ही बुक के 2 वर्जन भी हैं सेम राइटर के द्वारा लिखे हुए। तो क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा जो बुक्स थी वो लाइब्रेरी के कलेक्शन में कहीं खोया हुआ था। नेक्स्ट जो हम चेंजेस देखते हैं वो न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। ये भी एक चेंजेस आया इन 1000 सालों के दौरान सामाजिक और राजनीतिक ग्रुप्स में। जब हम 700 से 1750 तक के ह्यूज चैलेंज ऑफ हिस्टोरियंस में देखते हैं तो क्या चेंज हमें पता चलता है कि ये एक ऐसा समय था जहाँ पर कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आ गई थी। जैसे कि यहाँ पे कुछ नई टेक्नोलॉजी भी आई थी, जैसे कि न्यू टेक्नोलॉजी में क्या था, लाइक द पर्सियन व्हील आ गया था इरिगेशन में, और स्पिनिंग व्हील आ गया था वीविंग में, और फायर आर्म्स आ गया था कॉम्बैट में, यानी कि बारूद वाले जो हथियार थे वो युद्ध में प्रयोग किए जाने लगे थे। अब तुम अभी अगले चैप्टर में पढ़ोगे मुग़ल एम्पायर में, तुम देखोगे कि बाबर ने सबसे पहले भारत में तोपखाने का इस्तेमाल किया था 1526 में पानीपत के युद्ध में। तो ये नए चेंजेस टेक्नोलॉजी में आए। इसके अलावा कुछ फूड और बेवरेजेस भी आए हमारे सब कॉन्टिनेंट्स में। वो क्या क्या थी, पोटैटो, कॉर्न, चिलीज़, टी, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर आई। न्यू टेक्नोलॉजी और क्रॉप्स लोगों के साथ आई, जो अपने साथ और दूसरे आइडियाज़ भी लेकर आए। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये जो पीरियड था इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस का था। और इन सारे चेंजेस के बारे में, जो भी ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस थे, इनके बारे में तुम चैप्टर 5, 6 और 7 में पढ़ोगे। इसके अलावा जो ये समय था, ये पीरियड ग्रेट मोबिलिटी का भी था, यानी कि लोग, ग्रुप्स ऑफ पीपल्स ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस समय पर लोग एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप्स में जा रहे थे नई अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। तो बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, जिसमें क्या होता था, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो निकल के आए वो थे राजपूत, जिनका कि बाद के समय में बहुत ज़्यादा बोलबाला हो गया। राजपूत जो कि राजपुत्र से निकला शब्द है, जिसका मतलब होता है सन ऑफ अ रूलर, यानी राजा का
पुत्र। लेकिन 8 से लेके 14 सेंचुरी के बीच में जो ये वर्ड्स था, ये एक ग्रुप ऑफ वॉरियर्स के लिए यूज़ होता था जो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे। और ये सिर्फ रूलर और चीफटेंस यानी कि सामंत के द्वारा ही यूज़ नहीं होता था, बल्कि ये सोल्जर्स और कमांडर्स भी यूज़ करते थे जो कि आर्मीज़ में काम करते थे, बट दूसरे राजाओं के यहाँ पे आर्मी में भी काम करते थे। तो ये उनके लिए भी यूज़ होता था। इसके अलावा अदर ग्रुप ऑफ जो पीपल था वो था मराठास, सिख्स, जाट, अहोम और कायस्थ। कायस्थ जो थे ये एक नई जाति थी जो कि स्क्राइब्स और सेक्रेटरीज के रूप में काम करती थी, यानी कि ये मुंशीगिरी का काम करते थे और लिखने का कार्य करते थे। और जो कायस्थ के बारे में हमें सबसे पहले पता चलता है वो गुप्त काल में पता चलता है, लेकिन बाद के समय में ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गए। बहुत सारा काम ये लोग इस टाइप का करते थे और ये पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट जाति के रूप में जाने गए। अब इस दौरान जो एक और चेंज आया वो था क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। भाई जब जनसंख्या बढ़ने लगी, बहुत सारे लोग यहाँ आ गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जंगलों को हटा दिया और खेती का विस्तार किया, एक्सटेंशन किया। तो इससे बहुत सारे लोगों को फ़र्क पड़ा। कैसे? जो जंगल में रहते थे जो लोग, उनको अपने जंगल छोड़ने पड़े। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको माइग्रेट होना पड़ा। अब उनमें से कुछ लोगों ने तो खेती करनी स्टार्ट कर दी, मतलब वो किसान बन गए, और जो कुछ ग्रुप्स थे वो मार्केट्स में काम करने लगे, या फिर जो सामंत होते थे उनके लिए काम करने लगे, या फिर जो उनके स्थानीय मालिक थे उनके लिए मजदूरी करने लगे। तो यहाँ पे ये एक ऐसा समय था जब सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा चेंज आए। उनको जो ये लोग थे जो विस्थापित हुए थे, माइग्रेट हुए थे, वो नई जगह जाने लगे, नई सोसाइटी में रहे, वहाँ पे उनको टैक्स भी पे करना पड़ता था और अपने लोकल मालिक के लिए काम भी करना पड़ता था। इस तरीके से कुछ ने लैंड मतलब भूमि पर खेती करनी प्रारंभ करी, कुछ ने पशुओं को पालना शुरू किया और कुछ ने आर्टिसनल वर्क करने प्रारंभ किए। तो इस तरीके से जब ये लोग इस तरीके अलग अलग काम करने लगे तो ये अलग अलग जातीज़ में भी ग्रुप बन गए इनके, मतलब अलग अलग जाति में ये विभाजित हो गए, जो कि उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन पे बेस होती थी। और ये जो रैंक थी इनकी, जो जाति वाइज जो रैंक होती थी वो परमानेंटली नहीं होती थी। मीन्स किसी एक जगह में तो किसी जाति को उच्च स्थान प्राप्त होता था, बट दूसरी जगह पे जाकर उसी जाति को निम्न स्थान भी प्राप्त हो सकता था। तो जो स्टेटस था द स्टेटस ऑफ द सेम जाति, द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, यानी एक ही जाति का जो स्टेटस था वो एरिया वाइज अलग अलग हो जाता था। जाति के अपने अलग रूल रेगुलेशन होते थे। जाति फ्रेम देयर ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, इनके अपने अलग रूल और रेगुलेशन होते थे। और जिनको कौन एनफोर्स करता था? असेंबली ऑफ एल्डर्स, एक बड़ों की असेंबली होती थी जो इनको लागू करवाती थी और उसको कहते थे जाति पंचायत। अब जो जाति जो थी उनको गांव में इन रूल्स को फॉलो भी कराना होता था। तो बहुत सारे जो विलेज होते थे वो किसी सामंत के द्वारा लीड किए जाते थे और ये स्टेट की एक स्मॉल यूनिट होती थी। तो इतने चेंजेस हमने आज पढ़े। अब और क्या क्या चेंजेस आए, चैप्टर थोड़ा लेंथी है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।